सीट के अलावा सब सीटें जीत रहे हैं। कौन सी सीट? एक लड़ाई में क्यूटो। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। तुम्हारे पास परिवार नहीं है और तुम हिंदू भी नहीं है। पिछले 24 साल से गालियां खा करके गाली प्रूफ हो गया। हर साल 1 लाख रुपया, 8,500 रुपया महीने का खटाखट आता रहेगा। रायबरेली की जनता भी खटाखट भेजेगी घर। गलती हो गई ना, ते दोनों पार्टी, दोनों शहजादों ने राम मंदिर के लिए बाबरी नाम का एक ताला तैयार रखा है। अब चाहते हो राम मंदिर पर बाबरी ताला लगे? 2024 का चुनावी शोर खत्म हो चुका है। अब इंतजार है तो बस 4 जून के नतीजों का। बहरहाल इस चुनाव के कई टर्निंग पॉइंट्स रहे जो अहम कड़ी साबित हुए। 7 फेज में जैसे जैसे चरण बदलता गया वैसे वैसे मुद्दे भी बदलते गए और सियासी बयानों ने चुनाव का रुख ही मोड़ दिया। दिखाते हैं आपको वो तमाम टर्निंग पॉइंट्स। देश में 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव खत्म हो चुका है। अब 4 जून को नतीजे आएंगे। 7 फेज में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों की 542 सीट पर करीब 65.14% वोटिंग हुई है। 19 अप्रैल से 4 जून तक चलने वाली ये चुनाव प्रक्रिया कुल 46 दिनों की है, जो 1952 के बाद सबसे लंबे समय तक चलने वाला चुनाव है। आपको बता दें कि 1952 में आम चुनाव कुल 4 महीने तक चला था, जबकि 1980 में सिर्फ 4 दिन में चुनाव हो गए थे। बाकी साल 2019 में 39 दिन में चुनाव पूरा हो गया था। इस बार के चुनावी मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 43 केंद्रीय मंत्री, 12 पूर्व मुख्यमंत्री, 8 फिल्मी सितारे समेत 2 पूर्व क्रिकेटरों समेत कई दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। जून 2024 को 17वीं लोकसभा का कार्यकाल पूरा हो रहा है। केंद्रीय चुनाव आयोग ने कार्यकाल पूरा होने के 3 महीने पहले यानी 16 मार्च को 18वीं लोकसभा चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया था। इसके साथ ही आचार संहिता भी लागू हो गई थी। इस चुनाव में कुल 7 चरणों में वोटिंग हुई। पहले चरण के लिए 19 अप्रैल को मतदान कराया गया। इस दौरान 21 राज्यों की 102 सीटों पर लोगों ने अपना फैसला सुनाया, जिसमें उत्तर प्रदेश की 8 सीटें भी शामिल थीं। लोकसभा चुनाव के पहले 2 चरणों में तो सभी पार्टियों ने रोजगार, विकास जैसे तमाम मुद्दे उठाए और पीएम मोदी ने पहले चरण से ही साफ कर दिया था कि अब की बार 400 पार। एनडीए सरकार 400 पार। देश ने नतीजों का ऐलान कर दिया है। देश ने घोषणा कर दी है, अब की बार पहले 2 चरण की वोटिंग में गिरावट ने सभी दलों की बेचैनी बढ़ा दी। इस गिरावट ने सियासी दलों और कार्यकर्ताओं के साथ ही समर्थकों को अगले चरण की खातिर सतर्क कर दिया। पहले चरण में धीमी वोटिंग के बाद दूसरे चरण के प्रचार के दौरान ही बीजेपी ने मंगलसूत्र की एंट्री करवा दी।
इसे चुनाव का पहला टर्निंग पॉइंट माना जा सकता है। यहीं से रोजगार और शिक्षा का मुद्दा धर्म, हिंदू मुस्लिम में परिवर्तित हो गया। चुनाव दर चुनाव जैसे जैसे चरण बढ़ते रहे, वैसे वैसे मुद्दे बदलते रहे, जो इस लोकसभा चुनाव के टर्निंग पॉइंट साबित होते चले गए। कांग्रेस के घोषणा पत्र का हवाला देते हुए बीजेपी ने आरोप लगाया था कि अगर कांग्रेस इस बार सत्ता में आती है तो वो आपकी संपत्ति को लूट लेगी। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। 70 सालों से ये देश स्वतंत्र है। 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही है। किसी ने आपसे सोना छीना, आपके मंगलसूत्र छीने। इंदिरा गांधी ने अपना सोना, जब जंग हुई थी, अपना सोना देश को दिया। मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। भारत में चुनावों का इतिहास बताता है कि कम या ज्यादा मतदान के नतीजे मिले जुले ही आते रहे हैं। परिवर्तन और यथास्थिति के अनुमान को किसी फॉर्मूले पर नहीं कसा जा सका है। फिर भी गिरते वोट प्रतिशत ने सभी दलों को बेचैन कर दिया। हार और जीत का आकलन दोनों तरफ से किया जाने लगा और फिर चुनाव में मुद्दे ही बदल गए। जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी फिर आक्रामक होने लगी और उसने जो पहले 2 चरण में विकास की बात की थी, उसके बाद वो धार्मिक ध्रुवीकरण के मुद्दे पर आ गए। फिर वो जो शब्दावली इस्तेमाल हुई वो पूरी दुनिया ने देखा है। तो और वो फिर अंतिम चरण तक वो इस्तेमाल होती रही, क्योंकि एक वर्ग की तरफ से उसी नफरती भाव से या उसे हराने के कमिटमेंट के साथ वोटिंग होती रही। उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरुआत में विकास योजनाएं और देश सबका साथ सबका विकास जैसे मुद्दे उछाले थे। शुरुआत में इन्हीं योजनाओं के साथ काम किया जा रहा था और 1-2 चरणों तक यही चला भी। लेकिन पता नहीं विपक्ष को ऐसा लगा या सत्ता पक्ष को ही कुछ गड़बड़ लगा तो ट्रैक चेंज होगा और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण पर बात आते आते उतर गई। कहीं से ये बात आई कि वोट जिहाद किया जाए, तो फिर इधर से ये हुआ कि कर्नाटक में जो मुस्लिमों को आरक्षण, बैकवर्डों का आरक्षण काटकर बात देने की बात कही गई। जिस संविधान के दायरे में पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का आयोजन हुआ, उसके भविष्य को ही इस बार चुनावी मुद्दा बना दिया गया। विपक्षी पार्टियों और खासतौर पर कांग्रेस के नेताओं ने पहले चरण के चुनाव से ही बीजेपी के आरोप मढ़ दिया। इस बार अगर वो चुनाव जीतती है तो संविधान को खत्म कर देगी। ये जो है, इस किताब ने हिंदुस्तान के गरीबों को, पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को, किसानों को, मजदूरों को, छोटे व्यापारियों को अधिकार दिया है। राहुल गांधी ने तकरीबन हर रैली में इस मुद्दे को उठाया। दूसरी तरफ भाजपा की तरफ से भी कांग्रेस को संविधान की मूल भावना के खिलाफ जाकर पिछड़े और अनुसूचित जातियों से आरक्षण छीनकर धार्मिक आधार पर आरक्षण देने का आरोप लगाया गया। रिजर्वेशन को वो खत्म करना चाहते हैं। दूसरा मैसेज मैं देना चाहता हूं, रिजर्वेशन को खत्म नहीं कर पाओगे, उल्टा हम रिजर्वेशन को 50% से आगे बढ़ा के ले जाएंगे। आज रिजर्वेशन को 50% की लिमिट पे रखा हुआ है। इंडिया गठबंधन ने मैनिफेस्टो में साफ लिखा है, हमारी सरकार आएगी, ये 50% लिमिट को हम हटा देंगे और रिजर्वेशन को 50% से ज्यादा बढ़ा देंगे। इस संविधान का सबसे ज्यादा माखौल कांग्रेस पार्टी ने और उसके इंडी गठबंधन से जुड़े हुए लोगों ने उड़ाया है और आज भी उड़ा रहे हैं। बीजेपी की एक घोषणा है कि देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान से चलेगा। यह देश पर्सनल कानून से नहीं चलेगा और शरिया कानून से भी नहीं चलेगा। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अपनी हार को सुनिश्चित जान करके गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। इनकी मंशा कभी पूरी नहीं होगी। शुरुआती चरणों में रोजगार, विकास जैसे मुद्दों से शुरू हुआ चुनावी घमासान
चरण दर चरण अलग अलग रंग देता चला गया। मुद्दे बदलते गए और नेताओं के बयान हर महीना 1 तारीख को खटाखट 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 खटाखट। फिलहाल तो 4 जून को नतीजे आएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ और चुनावी मुद्दे और बयान हैं जो टर्निंग पॉइंट साबित हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बात इतनी भर बस नहीं है। चुनाव में नेतृत्व का मुद्दा भी छाया रहा, जो इस चुनाव के टर्निंग पॉइंट्स में से एक रहा। INDIA गठबंधन के पास इसकी काट तक नहीं थी, लेकिन पीएम मोदी ने अपनी रैलियों और रोड शो में पूरा एजेंडा सेट कर दिया। बयानों के बौछार से विपक्ष की गाली को भी ताली में बदल दिया। इस बार के चुनाव की यह भी खासियत रही कि काफी अरसे बाद देश के अधिकांश हिस्सों में 2 ध्रुवी माहौल दिखा। बीजेपी और इंडिया गठबंधन के बीच इस प्रतिद्वंदिता में एक बड़ा अंतर दिखा। ये अंतर था नेतृत्व और लीडरशिप को लेकर। बीजेपी के पास पीएम मोदी का व्यक्तित्व और मोदी सरकार के 10 सालों के कार्यकाल का रिकॉर्ड रहा, जबकि इंडिया गठबंधन के पास इसकी काट नहीं दिखी। पीएम मोदी ने अपनी रैलियों और रोड शो में पूरा एजेंडा सेट कर दिया था। विपक्ष जब भी मोदी पर हमलावर होता, मोदी उसका जवाब कुछ इस कदर देते कि सारा मुद्दा ही बदल जाता। विपक्ष की गाली को भी मुद्दा मोदी बना देते, जिससे सियासत में भूचाल आ जाता था। तो पिछले 24 साल से गालियां खा करके गाली प्रूफ हो गया हूँ। मौत का सौदागर किसने कहा था? गंदी नाली का कीड़ा किसने कहा था? और मेरे यहाँ तो पार्लियामेंट में एक दिन हमारे एक साथी ने हिसाब लगाया था, 101 गालियाँ गिनाई थी। तो चुनाव या चुनाव न हो, ये लोग मानते हैं कि गालियां देने का हक उनका ही है। 4 जून के बाद अगले 6 महीने में देश में बहुत बड़ा राजनीतिक भूचाल आने वाला है। ये परिवारवादी पार्टियां अपने आप बिखर जाएगी। चौथे और 5वें चरण में आते आते सियासत की दशा और दिशा बदल गई। मुद्दे खटाखट बदलने लगे। राहुल गांधी के खटाखट अकाउंट रिचार्ज के बयान के बाद पीएम मोदी ने इसे भी चुनावी रैली में मुद्दा बनाया और 2 शहजादों को कटघरे में खींच लिया। आपके बैंक अकाउंट में हर साल 1 लाख रुपया, 8,500 रुपया महीने का खटाखट 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 आता रहेगा। साथियों, सपा कांग्रेस के शहजादों के लिए देश का विकास ऐसा है जैसे मोहल्ले में बच्चे वो गिल्ली डंडे के खेल करते हैं, ऐसा लगता है इनको। महलों में पैदा होने वाले इन शहजादों को ना मेहनत की आदत है और ना ही नतीजे लाने की। इसलिए कहते हैं देश का विकास अपने आप होगा। और कहते क्या है, विकास कैसे होगा? बोले खटाखट खटाखट। 2024 के चुनाव में राम मंदिर भी चुनावी मुद्दा बना रहा। सियासी रैलियों में अक्सर इसका जिक्र होता रहा। इसके बहाने बीजेपी लगातार विपक्ष को घेरती रही, कभी रामद्रोही वर्सेस राम भक्त बोलकर, तो कभी राम मंदिर पर बाबरी ताला बोलकर। इस चुनाव में ये मुद्दा भी टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। ये अभी भी सपा बसपा वाले कहते हैं राम मंदिर बेकार बना है। एक राम गोपाल यादव ने कहा, मेरी बात याद रखना गोंडा वालों, गलती हो गई ना तो ये दोनों पार्टी, दोनों शहजादों ने राम मंदिर के लिए बाबरी नाम का एक ताला तैयार रखा है। अब चाहते हो राम मंदिर पर बाबरी ताला लगे? कैसे कैसे इन लोगों का गठबंधन है। दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कहते कि हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन पंजाब में उनकी सरकार है, पंजाब में दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। देश के अंदर टीएमसी और कांग्रेस कहती है कि हम मिलकर के चुनाव लड़ेंगे, लेकिन बंगाल में जहां टीएमसी की सरकार है वहां एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। ऐसे ही हर राज्य में इनके हाल है।
और इनका घोषणा पत्र, कांग्रेस का घोषणा पत्र तो ऐसे लगता है जैसे मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र हो। लोकसभा चुनाव में पीओके में एक चुनावी टर्निंग पॉइंट रहा। इस चरण के साथ नया मुद्दा सामने आया जब विपक्ष ने पाक अधिकृत कश्मीर पीओके पुंछ आतंकी हमले का जिक्र किया तो समूचे विपक्ष के लिए ये मुद्दा आग में घी डालने जैसा साबित हुआ। मोदी सरकार ने तुरंत इसका पलटवार किया और इसे देश का सवाल बना दिया। हिमाचल वालों, यहां से घर घर से सेना में जवान जाता है, मुझे बताओ पाक ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? ये कांग्रेस के नेता हमें डराते हैं कि पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की बात मत करिए, पाकिस्तान के पास एटम बम है। पीओके की बात करते हैं, 10 साल से आपने क्या किया? बड़ा बराबर लीजिए पीओके को, हम भी कह रहे हैं भारत का हिस्सा है, मगर चुनाव में आपको पीओके आ जाता है। फिलहाल अब युद्ध विराम के बाद मैदान में सन्नाटा जरूर पसर गया है, लेकिन 4 जून को आने वाले जनादेश का सबको बेसब्री से इंतजार है। इसमें साफ होगा कि कौन सा मुद्दा कितना असरदार रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला ब्रेक के बाद भी जारी है।